नमस्कार साथियों, आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आज के इस एपिसोड को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आज हम बात करेंगे कुछ और यूनिक, ग्लोबल, फ्यूचरिस्टिक और ठोस बिजनेस मॉडल्स की। कुछ बिजनेसेस को चैरिटी करने से बहुत फायदा मिलता है, या उनकी यदि पब्लिक में पॉजिटिव ब्रांडिंग हो कि ये काफी पब्लिक को कंट्रीब्यूट करते हैं, देश हित में कंट्रीब्यूट करते हैं, समाज हित में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनके खिलाफ डिस्प्यूट्स कम होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को लोग थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम देने को तैयार होते हैं, उनके प्रोडक्ट को खरीदते हुए लोग इंटरनल सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं। तो बचपन में याद करिए, जब आप स्कूल जाते थे तो केयर के और बहुत सारे छोटे छोटे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के कार्ड्स वगैरह आते थे, जिसको आप 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए दे के खरीदते थे। बच्चे घर जाते थे, मम्मी पापा से जिद करते थे, नहीं हमको तो ये कार्ड खरीदना है। कई बुक कंपनियां आई जिनसे आप जैसे ही एक बुक खरीदते हो वो एक कॉपी चैरिटी में देती है। एक ग्लोबल शू कंपनी का सबसे बड़ा यूएसपी था कि जैसे ही आप एक सर्टेन प्राइस से ऊपर का शू उनसे खरीदते हैं, वो एक शू किसी गरीब को गिफ्ट करते हैं। जब ये मैसेज बायर्स तक जाता है तो बायर्स की एफिनिटी, बायर्स की रिस्पेक्ट उस कंपनी के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक तरफ वो कंपनी प्रॉफिट बनाती है और दूसरी तरफ वो कंपनी पॉजिटिव ब्रांड बनाती है। कभी कभी इसी को एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है कि आप ठीक है, प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट फ्री नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि हम अपनी कमाई का इतना % हिस्सा चैरिटी में देते हैं। एक भारत का नायाब उदाहरण है टाटा ग्रुप। आज टाटा ग्रुप में कुछ भी हो जाए, लेकिन टाटा ग्रुप की इज्जत, उसकी साख, रतन टाटा साहब की साख, उनकी प्रेस्टीज बियॉन्ड एनीवन्स रीच है। कोई उसके बारे में उल्टा नहीं बोल सकता, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा नहीं है टाटा ने पैसा नहीं कमाया, टाटा अपने हर प्रोडक्ट में पैसे बनाता है, लेकिन कंट्रीब्यूट करके, चैरिटी करके टाटा ने इतना बड़ा साख का बैंक या रेपुटेशन का बैंक या गुडविल का बैंक खड़ा कर लिया कि प्रॉफिट और ब्रांडिंग दोनों अब एक साथ हो रही है। बहुत ध्यान से अपने बिजनेस को देखिए, सोचिए क्या मेरे बिजनेस में ऐसी पॉजिटिव ब्रांडिंग का कोई स्कोप है? और ऐसी पॉजिटिव ब्रांडिंग करके यदि आप ठीक से मार्केटिंग करते हैं ना, तो आपकी एक डिफरेंट काइंड की इमेज होगी, और सबसे बड़ी बात रेस्पेक्ट और सोशल लीडरशिप होगी, और इसकी वजह से पीछे से अवार्ड्स आएंगे। जब अवार्ड्स आएंगे तो वापस कंपनी की साख बढ़ेगी, साख बढ़ेगी तो प्रोडक्ट सेल होंगे, और जब प्रोडक्ट सेल होंगे तो फिर से प्रॉफिट पैदा होगा, उसका कुछ हिस्सा फिर से चैरिटी में जाएगा, और ये एक साइकिल की तरह चलता रहा। जितने भी आप मेक माई ट्रिप, गो आई बीबो, इन सब को देखते हैं, ये क्या है? ये एग्रीगेटर है। ये अलग अलग होटल्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, अलग अलग एयरलाइन कंपनीज को अपने प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, और उन सब का सामान अपने यहाँ से बेचते हैं, मतलब होटल के रूम्स बेचते हैं, फ्लाइट्स बेचते हैं। तो यदि आपके बिजनेस में डिजिटल एग्रीगेटर बनने की कोई संभावना हो, क्योंकि वैसी स्थिति में आपका खर्चा होता है प्लेटफॉर्म का, और आपका खर्चा होता है मार्केटिंग एंड प्रमोशन का, और सारे प्रोडक्ट दुनिया जहान के कोने के आप अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं। लेकिन ये ऑनलाइन एग्रीगेटर मॉडल धीरे धीरे ऑफलाइन एग्रीगेटर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। चलिए कुछ लोकलाइज्ड एग्जांपल्स को देखते हैं। मेरी नज़र में कई ऐसी चौपाटियां आई, मतलब फूड जॉइंट्स आए, जहां पर 10,000, 20,000, 30,000 स्क्वायर फीट का स्पेस था, और वहां उन्होंने 100 स्क्वायर फीट 10 बाई 10, 10 बाई 15 की जगह अलग अलग स्पेशलाइज्ड फूड सप्लायर्स को, वेंडर्स को बांट दी। मान लीजिए एक स्टॉल पुचके वाले को दे दिया, एक स्टॉल डोसे वाले को दे दिया, एक स्टॉल पिज़्ज़ा वाले को दे दिया, और कोई भी व्यक्ति कहीं से जो भी बिजनेस कर रहा है उसका एक शेयर उस स्पेस ओनर को जा रहा है, क्योंकि उसने उन सब को एग्रीगेट करने की भूमिका निभाई। अभी एक मैरिज एजेंसी मेरे कांटेक्ट में आई। आप सिर्फ 1 पॉइंट उस एजेंसी से बात कर लो, उसके पास सारे बाजे वाले हैं, सारे घोड़ी वाले हैं, सारे पंडित हैं, और सारी छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जितने एक शादी में लगते हैं। तो आप एक सिंगल पॉइंट एग्रीगेटर के पास जाते हो, और वहां पर जाकर आप जो सप्लायर चुनना है चुन लेते हो। एक बड़ा सवाल, आप किसी एक प्रोडक्ट को या शायद मल्टीपल प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, क्या इस बात की कोई पॉसिबिलिटी है कि आपके पास और भी कई प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए और आप अपनी फील्ड के एग्रीगेटर बन जाएं? चलिए तो वन साइड हुआ। क्या इसकी पॉसिबिलिटी कि आप अपने बिजनेस को लेकर या अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेकर किसी प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, जो कि एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, और उस जगह के माध्यम से आप बाकी दुनिया तक पहुंच सकें? तो अब लोकल लेवल पर ऑफलाइन ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन ऑनलाइन कॉम्बिनेशन,
ये सारी जगहों पर एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल स्टार्ट हो गया है। आपको बहुत गंभीरता से सोचना है, क्या मेरा बिजनेस किसी भी सूरत में इस एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल का फायदा उठा सकता है क्या? आप सोचिए, आप पहले जब बिग बाजार था तो बिग बाजार जाते थे या डी मार्ट जाते हैं तो आप देखते हैं कई प्रोडक्ट्स के बंडल बने हुए होते हैं, और यदि आप उस शैम्पू को सिंगल खरीदोगे तो पता चला वो 200 का है, और उसी के साथ एक कंडीशनर भी मिल रहा है, एक सोप भी मिल रहा है, और वो सब कुछ मिला के 275 का है। अब आपका दिमाग चलता है यार 200 में ये लेने की जगह वो 400 की चीज़ 275 में मिल रही है, उसको ले लो। अब इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होता है? कुछ खास प्रोडक्ट के प्रमोशन हो जाते हैं, उस प्रोडक्ट के यूसेज की कस्टमर को आदत हो जाती है, और सबसे बड़ी चीज़, किसी प्रोडक्ट का डेड स्टॉक हो तो वो निकल जाता है। जब कंपनीज किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो इंडिविजुअली कई बार ऐसा होता है कि उस प्रोडक्ट को मार्केट करने में कॉस्ट लगे, या वो प्रोडक्ट जल्दी से मार्केट पिक ना कर रहा हो, तो आप उसको किसी पॉपुलर प्रोडक्ट के साथ क्लब कर देते हैं, बंडल कर देते हैं, और प्राइजेस जो हैं वो अट्रैक्टिव रख देते हैं। यदि इंडिविजुअली सामने वाला बंदा उसी को खरीदने के लिए जाएगा तो उसको बहुत महंगे पड़ेंगे, लेकिन बंडल में वो बहुत अट्रैक्टिव होंगे। इसमें एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है, 100 में से 50 कस्टमर अपनी लॉयल्टी चेंज कर देते हैं डिस्काउंट के लिए, क्योंकि इंडिया बहुत ही डिस्काउंट सेंट्रिक मार्केट है। या वो एक बार ऐसा सोचते चलो यार लेके देखते हैं, इतना फ्री दे रहा है, एक बार एक्सपीरियंस करने में क्या हर्ज है। और इस वजह से नई कंपनी को अपने प्रोडक्ट जनता तक ले जाने का मौका मिलता है। तो अपने बिजनेस को ध्यान से देखिए और ढूंढिए, क्या प्रोडक्ट्स को बंडल किया जा सकता है? चलिए प्रोडक्ट छोड़िए, क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज को बंडल किया जा सकता है? जैसे किया कैरेंस का नया मॉडल आया, तो किया कैरेंस ने क्या किया, अपने साथ एक नया पैकेज लॉन्च किया मेंटेनेंस का। अब आदमी जो 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख की गाड़ी लेने के लिए बढ़ गया है, उस वक्त तो सोचता है यार यदि ये 30-40 हज़ार की चीज़ मैं और ले लूँ तो 5 साल तक टेंशन फ्री हो जाऊंगा। तो प्रोडक्ट के साथ सर्विसेज का बंडल बना देने से वो 40,000 की अप सेलिंग हो गई और पर बिल वैल्यू बढ़ गई। तो बहुत ध्यान से सोचिए, देखिए, ढूंढिए आपके बिजनेस में बंडलिंग का कहां पर स्कोप है। और यदि नया बिजनेस लेकर आ रहे हैं तो आज तो आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन दिन है, क्योंकि अभी आप शुरू में ही तय कर सकते हैं कि मैं अपने बिजनेस में, अपनी सर्विसेज में, अपने प्रोडक्ट्स में कौन सा बिजनेस मॉडल अपनाऊंगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज के इस उज्जवल पाटनी शो ने आपको एक्साइट किया होगा। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, इस शो को 2-3 बार देखना, क्योंकि कई बिजनेस मॉडल पहली नजर में हमारा दिमाग रिजेक्ट कर देता है। तो यदि किसी बिजनेस मॉडल को, या शायद सभी बिजनेस मॉडल को भी आपके दिमाग ने रिजेक्ट कर दिया हो तो रुक जाओ, आप अकेले नहीं हो, दुनिया में और भी बहुत लोग हैं। आप जरा अपने कॉम्पिटिटर्स पे नजर डालो, अपने रोल मॉडल्स पे नजर डालो, ग्लोबल प्लेयर्स पे नजर डालो, और देखो वो नए बिजनेस मॉडल कौन से अडॉप्ट कर रहे हैं। और यदि जरा भी आपको कंफ्यूजन है, मैं फिर से आपसे कहता हूं, जो भी अगला बिजनेस ऑडिट या बिजनेस गुरुकुल हो रहा है, उज्जवल पाटनी फेसबुक पेज, इंस्टा पेज, सब जगह जानकारियां हैं, आप तुरंत उसको ज्वाइन करें, क्योंकि एक बिजनेस मॉडल का छोटा सा ट्विस्ट आपको कई गुना बड़ा कर सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं, मैं तैयार